हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी, जी हाँ, सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी, जीव विज्ञान से यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाला है, जो कि आने वाले आपके एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ और आने वाले जितने भी 2024-25 में, जी हाँ, 24-25 में जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं रेलवे में, उन सभी के लिए ये साइंस के लिए बेस्ट सीरीज है। क्योंकि बेस्ट है दोस्तों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टीसीएस में साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 तक, उन सभी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यू हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग 50 to 60 क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू हर चैप्टर से सॉल्व करेंगे। आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, आप इसको एक बार जरूर देखें। एक बार आप जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। और उसके बाद देखने के बाद आप खुद ही बताइएगा कि ये सीरीज जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से जो है वो आपके क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग सबसे पहला जो आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा जंतुओं में पोषण व प्रजनन। जी हाँ, हम लोग एमसीक्यू के साथ साथ कुछ यहाँ पे कोई क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन है वो भी देखेंगे दोस्तों। जी हाँ, एक्स्ट्रा फैक्ट उसके साथ हम लोग को जो है वो जानकारी मिलते जाएगा। तो एएलपी वाले स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर देखें। और हमारा जो एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है उसको भी आप देखना ना भूलें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी सीरीज, तो उसको आप जरूर देखें। क्लास 9th का भी यहाँ पे चैप्टर वाइज जो है वो एमसीक्यू चल रहे हैं, वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम एमसीक्यू कर रहे हैं हर एक चैप्टर से, तो उसको भी आप जरूर देखें। और ये सीरीज भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए और स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्न है एसएससी, जैसे कि यहाँ पे पहला नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा भी गया है एसएससी एमटीएस 2023 को। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है। तो आयरन के अवशोषण को कौन सा विटामिन प्रभावित करता है, तो विटामिन सी जो है वो आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो विटामिन सी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एस्कर्बिक अम्ल हो जाएगा। C6H8O6 एस्कर्बिक अम्ल का फॉर्मूला है, या हम लोग इसे एस्कॉर्बेट कहते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा, एस्कर्बिक अम्ल या इसे एस्कॉर्बेट कहते हैं। यह एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और घाव भरने में मदद करता है, इसको भी आप याद रखिएगा। घाव भरने में जो है वो विटामिन सी हमें मदद करता है। यह कोलेजन के निर्माण में भी मदद करता है। इसका उपयोग जल से आयोडीन उपचारित करने के बाद उसको शुद्ध करने के लिए किया जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। ये एक्स्ट्रा जो आपको पॉइंट बता रहे हैं ये आपके लिए एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, विटामिन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं सीएचएसएल टीयर 2 में पूछा गया है 2023 के। तो विटामिन के संबंध में यहाँ पे गलत कथन का चयन करने बोला है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, डी जो है ये गलत है। आंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन नहीं करते, ये गलत है। आंत में जो है वो कुछ विटामिन का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। तो देख सकते हैं डी तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है। बट ए नंबर में देखते हैं, ऑप्शन में दिया गया है कि विटामिन कार्बन यौगिक है, सही हो जाएगा। और बी में दिया गया है अधिकांश विटामिन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं हो पाते हैं, ये भी सही है। और नेक्स्ट है पौधे लगभग सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकते हैं। तो ए बी और सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आंत के बैक्टीरिया आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति करने, विटामिन के को संश्लेषित करने, सेलुलोज के पाचन में मदद करते हैं। विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील हैं, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। जी हाँ, जो विटामिन ए डी ई के है इसको हम लोग ADE के, तो ये जो है वो आपका विटामिन ये वसा में घुलनशील है। और सी और बी जो है, सी एंड बी, ये आपका जो है वो सी और बी, यहाँ पे देख सकते हैं सी हो जाएगा। और बी कॉम्प्लेक्स जैसे कि B1 B2 B3 B12 तक जितने भी हैं ये कॉम्प्लेक्स समूह विटामिन, ये जल में घुलनशील है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, खनिज पदार्थ स्रोत का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो खनिज पदार्थ स्रोत का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा विटामिन ए पपीता, ये सही हो जाएगा। आयरन जो है वो पालक में मिलता है, तो ये दोनों एक और दो दोनों जो है वो आपका सही हो जाएगा।
यहाँ पे देख सकते हैं विटामिन ए दूध, अंडे, मछली, मक्खन, फर्टिफाइड मार्जरीन फूड, पनीर, हरे पीले और सब्जियां आदि, इसमें जो है विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ई किस में पाया जाता है? तो विटामिन ई आपका मांस, पोल्ट्री, अंडे, वनस्पति तेल, मेवे, जैतून, टमाटर आदि में पाए जाते हैं। जिंक जो है वो यकृत, अंडे, अनाज और समुद्री खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं? तो कौन सा विटामिन है जो हमारे हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं? तो विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं विटामिन डी को जो है वो कैल्सीफेरोल बोला जाता है। यह ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जो हड्डियों को पतला और कमजोर कर देती है और उन्हें भंगुर बना देती है, जिससे उनके टूटने की अधिक संभावना बढ़ जाती है, को रोकने में मदद करती है। स्रोत तेलीय मछली, अंडे की जर्दी, लाल मांस आदि, लाल मांस या आदि। तो इन सभी को आप यहाँ पे याद रखिएगा। विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है वो कैल्सीफेरोल इसको बोला जाता है, इसको भी आप याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन बी थ्री जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन बी थ्री को नियासिन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नियासिन, निकोटिनिक एसिड, जी हाँ, पायरिडीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, निकोटिन निकोटिनमाइड, नियासिनमाइड या पेरिडीन थ्री कार्बोक्समाइड का सामान्य नाम है। तो ये नाम देख सकते हैं दोस्तों, ये सारे आपके यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, विटामिन और खनिज निम्नलिखित में से किसके लिए सहायक होते हैं? तो ये देख सकते हैं यहाँ पे CGL 24 2023 में पूछा गया है, 24 जुलाई को, फर्स्ट शिफ्ट में। तो विटामिन और खनिज निम्नलिखित में से किसके लिए सहायक होते हैं? तो ये जो है वो हमारे शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं के लिए जो है वो सहायक होते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यकृत, दूध, अंडे और मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो यहाँ पे जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है वो आपसे पूछा गया है, जो आपके शरीर की रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, चिकित्सकों द्वारा अनुशंसित आहार संबंधी यहाँ पे देख सकते हैं दिशा निर्देशों के अनुसार स्वस्थ वयस्कों और 4 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में कोलेस्ट्रॉल के अंतर्गत के लिए RDA कितना जो है वो यहाँ पे कितना दिन का होता है? तो देख सकते हैं 300 मिलीग्राम प्रतिदिन यहाँ पे ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? तो विटामिन ए जो है वो हमारे त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, तो रतौंधी हो जाएगा, और दांतों को अनियमित विकास, ये जो है वो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो यहाँ पे आपको बता चुके हैं दोस्तों, वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो आपका KE, DA, ये तीन चारों हो जाएगा। और जल में घुलनशील आपका C और B के जितने भी कॉम्प्लेक्स है वो सभी आपके जल में घुलनशील हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं विटामिन डी आंत में कैल्शियम अवशोषण को बढ़ावा देता है और सामान्य अस्थि खनिजकरण को सक्षम करने और हाइपोकैल्सिमिक टेटनी, मांसपेशियों का अनैच्छिक संकुचन जिससे ऐंठन होती है, को रोकने के लिए पर्याप्त सीरम कैल्शियम और फॉस्फेट सांद्रता बनाए रखता है। तो ये सब है वो आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो दूध, समुद्री भोजन, मेवे और साबुत अनाज में कौन सा खनिज उच्च मात्रा में होता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य और हमारे शरीर की मरम्मत प्रक्रिया में सहायता करता है? तो फॉस्फोरस जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है। तो दूध में पाए जाने वाले अन्य खनिज कौन कौन से हैं वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो आपका कैल्शियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा,
सेलेनियम हो जाएगा और जिंक हो जाएगा। ये सारे जो है वो आपके दूध में पाए जाते हैं। दूध में विटामिन सी, जिसको हम लोग एस्कर्बिक एसिड बोलते हैं, ये अनुपस्थित होता है। खनिज और उनके स्रोत: आयरन, पालक, सूखे मेवे और बीज, फलियां, चना और दाल, जिंक, कद्दू के बीज, अंडे, साबुत अनाज होते हैं। तो ये सारे आप जो है वो पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? तो फॉलिक अम्ल जो है वो ये हमारा नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है। तो कौन सा रोकता है, कौन रोकता है? तो फॉलिक अम्ल रोकता है। तो फॉलिक अम्ल यहाँ पे दोस्तों आप विटामिन B9 को बोला जाता है। यह फोलेट के निम्न स्तर को रोकने और ठीक करने में मदद करता है। फोलेट जो है वो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्रोत: गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां या मूंगफली, फल, साबुत अनाज, ये जो है वो आपके स्रोत हो जाएंगे फॉलिक अम्ल के। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ है? तो विटामिन डी का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे लाभ हो जाएगा अस्थियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाना। विटामिन डी, जिसे हम लोग कैल्सीफेरोल बोलते हैं, इसका स्रोत क्या क्या है? तो तेल युक्त मछली, अंडे का पीला भाग, लाल मांस आदि। कमी से होने वाले रोग कौन क्या है? तो रिकेटस इससे होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, ये आपसे पूछा जाता है तो आप रिकेटस जो है वो ये बता सकते हैं। लक्षण कौन से हैं? तो कमजोर हड्डियां, दांतों में विकृति और हड्डियों में दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो शर्करा में मौजूद खाद्य घटक क्या होता है? तो शर्करा में मौजूद खाद्य घटक जो होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम ए का कॉलम बी के साथ सही मिलान है? तो कॉलम ए में पोषक तत्व दिए हैं और कॉलम बी में उसके स्रोत दिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटीन युक्त भोजन, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका सफेद अंडा हो जाएगा। प्रोटीन युक्त भोजन। वसा युक्त भोजन, तो वसा युक्त भोजन आपका मक्खन और पनीर हो जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका गेहूं हो जाएगा। और विटामिन सी युक्त भोजन आपका नींबू हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर में जो दिया गया है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्लाइकोजन की एकलक इकाई क्या है? तो ग्लूकोज हो जाएगा ग्लाइकोजन की एकलक इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है? तो ग्लूकोज के रूप में मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तो मेलाटोनिन, डोपामाइन और नॉर एड्रानाइलिन और थायरोक्सिन सहित हमारे मस्तिष्क के रासायनिक संदेश वाहकों के उत्पादन के लिए कौन सा एमिनो अम्ल आवश्यक है? तो ये आपका फेनिल एलानिन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी था जो अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट उपापचय में अनिवार्य होता है और ऊर्जा उत्पादन अभिक्रियाओं में सक्रिय होता है? तो फोलेट जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं काश्मीर फेंक को, जी हाँ दोस्तों, काश्मीर फेंक को विटामिन थेरेपी का जनक माना जाता है। विटामिन थेरेपी का जनक किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा कि काश्मीर फेंक को जाना जाता है। तो विटामिन बी, जी हाँ, जिसे हम लोग थायमिन कहते हैं, और विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, B3 जो है उसे नियासिन कहते हैं, और B5 जो है वो आपका पेंटोथेनिक हो जाएगा, और B6 आपका यहाँ पे पायरिडॉक्सिन हो जाएगा, और आपका यहाँ पे B7 बायोटिन हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे B12 जो है वो कोबालमिन हो जाएगा, और वसा में घुलनशील विटामिन आपको पता है कि KEDA हो जाएगा, और जल में घुलनशील B और C हो जाएगा। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, तो इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होता है? तो विटामिन डी जो है वो हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं विटामिन डी स्रोत जो है वो सूरज की रोशनी, तेल या मछली और दूध, कमी से होने वाला रोग,
दूध है। और कमी से होने वाला रोग जो है वो यहाँ पे रिकेटस हो जाएगा, जिसमें हड्डी मुलायम हो जाना होता है। विटामिन और स्रोत, तो देख सकते हैं विटामिन ए का कौन कौन सा स्रोत है। तो दूध, मक्खन, पनीर, कार्ड, लीवर, तेल, हरी पत्तेदार सब्जियां, इसको आप याद रखिएगा। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। विटामिन बी में देखिएगा इसका स्रोत कौन कौन सा है, तो मछली के अंडे, डेयरी उत्पाद, हरी सब्जियां। और इससे इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी रोग होता है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है। तो विटामिन बी वन से जो है वो विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी का स्रोत देखिएगा तो साइट्रस, संतरा हो जाएगा आपका। संतरा के बाद आपका कीवी, नींबू, अंगूर, टमाटर, स्ट्रॉबेरी। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है, जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और उनके मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं शरीर के 3 महत्वपूर्ण निर्माण खंड अमीनो अम्ल, लिपिड और न्यूक्लियोटाइड है। उपयोग इसका क्या क्या है, तो मांसपेशियों और अंगों का विकास, हार्मोन और एंटीबॉडी का निर्माण, वसा का भंडारण और ऊर्जा का निर्माण। ये जो है वो इसका यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा सूक्ष्म पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वस्थ त्वचा दांतों के लिए कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक है, क्योंकि यह दांतों के इनेमल, कोलेजन और इलास्टिन का एक घटक होता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये ग्रेजुएट लेवल यहाँ पे 2022 में मतलब सीजीएल में आपका जो है वो यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा थ्रियोनिन। जी हाँ दोस्तों, थ्रियोनिन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हेक्सामेरिक रूप में इंसुलिन के संश्लेषण, भंडारण और स्राव के साथ इंसुलिन की गठनात्मक अखंडता में एक स्पष्ट भूमिका निभाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका जिंक हो जाएगा। इसको आप याद रखिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे रेड ब्लड सेल आरबीसी बोलते हैं, के निर्माण के लिए आवश्यक एक प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक जो वसा में घुलनशील है विटामिन कौन सा है। तो वसा में घुलनशील हमारा कौन सा विटामिन है, जैसा कि आपको पता है KE, DA। तो KE, DA जो है ये चारों जो है वो वसा में घुलनशील है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका विटामिन ई हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं विटामिन ई, जिसको हम लोग टेकोफेरोल बोलते हैं, एक पोषक तत्व है जो दृष्टि, प्रजनन और रक्त, मस्तिष्क और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, कॉलम सुमेलित करें। यहाँ पे देख सकते हैं पोषक तत्व का उदाहरण दिया गया है। तो प्रोटीन जो है वो हमारा यहाँ पे शर्करा से संबंधित हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ये आपका मायोसिन से हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा जो वसा है वो कोलेस्ट्रॉल से हो जाएगा। और खनिज पदार्थ जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो दिया गया है वो है कि कार्बोहाइड्रेट, इसमें शर्करा, स्टार्च और फाइबर होता है। 2 प्रकार सरल कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम लोग मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट वसा, यहाँ पे वसा के बारे में दिया गया, यह ऊर्जा भंडारण, इंसुलेशन और कुछ विटामिनों के अवशोषण के लिए आवश्यक एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो स्तंभ ए को स्तंभ बी के साथ मिलाना है। तो स्तंभ ए में विटामिन दिया गया है और स्तंभ बी में उसके स्रोत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विटामिन ए का जो है वो गाजर, आम, पपीता ये हो जाएगा। और विटामिन बी का जो है वो आपका यहाँ पे विटामिन बी का जो आपका हो जाएगा दोस्तों वो है आपका, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है और कोशिका विभाजन, कोशिका वृद्धि, घाव भरने और कार्बोहाइड्रेट के विखंडन में भूमिका निभाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका जिंक हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका दिया हुआ है कि पौधों में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के कार्य नाइट्रोजन बड़ी मात्रा में आवश्यक आयनों के रूप में लिया जाता है। कोशिकाओं के विभाजन के लिए आवश्यक फास्फोरस कोशिका झिल्ली का एक घटक, मैग्नीशियम श्वसन में एंजाइमों की सक्रियता में शामिल प्रकाश संश्लेषण और डीएनए तथा आरएनए के संश्लेषण में मदद करता है। और सल्फर के लिए देख सकते हैं यहाँ पे एमिनो अम्ल, कोएंजाइम और विटामिन का एक महत्वपूर्ण घटक। पोटेशियम यहाँ पे हो जाएगा आपका स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के लिए आवश्यक होता है। तो इन सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। तो दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो दूध में आपका ए, बी और डी जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। तो खनिज और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पे कौन सा सही नहीं है वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे केवल एक। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए नहीं होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन सोडियम जो है वो थायराइड को उचित क्रियाशीलता के लिए होता है, ये आप याद रखिएगा। 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्यूशन में दिया है कि थायरोक्सिन नामक हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। सोडियम का जैविक महत्व, तंत्रिका संवेगों के निर्माण के लिए, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन और द्रव संतुलन में रख रखाव के लिए, हृदय की गतिविधियां और कुछ उपापचय कार्यों के लिए होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अंडे में अनुपस्थित होता है? तो अंडे में कौन सा विटामिन अनुपस्थित होता है? तो विटामिन सी जो है वो अंडे में अनुपस्थित होता है। विटामिन सी को एस्कर्बिक अम्ल बोलते हैं, जो कि खट्टे फल, संतरे, मिर्च, स्ट्रॉबेरी, ब्लैक करंट, काले अंगूर, ब्रोकोली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, आलू आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 31। तो कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो यहाँ पे विटामिन दिया है और उनका वैकल्पिक नाम दिया हुआ है। तो विटामिन ए का आपका हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन B12 जो है वो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं विटामिन B12 का जो है वो आपका कोबोलामिन हो जाएगा, और विटामिन सी का एस्कर्बिक अम्ल हो जाएगा, और विटामिन डी का एग्रेकैल्सीफेरॉल। तो ये जो है दोस्तों आपका यहाँ पे ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। तो जब भोजन ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है, इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों हम लोग अवायवीय जो है वो श्वसन कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, वायवीय श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव वसा और शर्करा जैसे ईंधन को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कोशिकीय श्वसन, जी हाँ दोस्तों, कोशिकीय श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव खाद्य पदार्थों के अणुओं के साथ ऑक्सीजन का संयोजन करते हैं। कोशिका श्वसन क्या है? तो कोशिका श्वसन हृदय से रक्त इन कोशिकाओं के माध्यम से प्रभावित होता है और एल्वियोली से ऑक्सीजन एकत्र करता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पोषक तत्वों का प्रकार पोषक तत्व सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा केवल 2, मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट कैल्शियम हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है हमारा वृहद पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, वसा, कैल्शियम और प्रोटीन। तो सूक्ष्म पोषक तत्व क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा माइक्रोन्यूट्रिएंट ये भी। और बोरोन, तो इसमें देख सकते हैं क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक और निकल। कैल्शियम शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है, जिसका 99% भाग दांतों और हड्डियों में पाया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। तो हमारे भोजन में स्टार्च और शर्करा किस रूप में होते हैं? तो हमारे जो भोजन है उसमें स्टार्च और शर्करा जो है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। तो निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्रोत है जिससे हमारा मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका ग्लूकोज हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा एटीपी का उत्पादन करने के लिए ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण के माध्यम से ऑक्सीकरण किया जाता है। तो इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है यहाँ पे ये आपसे पूछा गया है। तो वयस्कों की तुलना में किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं अधिक होती है, सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है किशोरों को आमतौर पर 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में बांटा गया है, तो ये भी सही है। मतलब 1 और 2 जो है वो आपका इस क्वेश्चन का दोनों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग मैग्नीशियम होता है। तो कितना मैग्नीशियम एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में होता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 ग्राम। जी हाँ, 25 ग्राम जो है वो मैग्नीशियम होता है। यहाँ पे देख सकते हैं हड्डियों के उचित विकास और रख रखाव के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम रक्तचाप को सामान्य हड्डियों को मजबूत और हृदय की लय को स्थिर रखने में मदद करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 है मेवा, नट्स, वनस्पति तेल और मछली अच्छे स्रोत हैं। तो किसके अच्छे स्रोत हैं ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओमेगा 3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खमीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 से एक प्रजनन नीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वे अपने बच्चों को पाल सकें। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों इसका हो जाएगा आपका साव परजीविता। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41। एक एकल कोशिका की एक उर्वरक वयस्क जीव पैदा करने की क्षमता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे टोटिपोटेंसी। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। तो भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके क्या कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा गर्भ कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप नीचे यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया है, गर्भाशय, यूटेरस, मूत्राशय और मलाशय के बीच महिला श्रेणी में स्थित एक नाशपत्ती के आकार का एक खोखला पेशी अंग है। डिम्बोत्सर्जन जिसे हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो महिला मासिक धर्म चक्र का एक चरण जिसमें अंडाशय में से एक अंडे से डिंब को अवमुक्ति शामिल है। युग्मनज जिसे जाइगोट कहते हैं। तो युग्मनज क्या होता है, एक निषेचित अंड कोशिका जो एक नर युग्मक शुक्राणु के साथ एक मादा युग्मक अंडा या डिंब के संपर्क में उत्पन्न होती है। इसे हम लोग युग्मनज यानी जाइगोट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। तो विशेष रूप से निर्मित पोखरों और तालाबों में मत्स्य पालन को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका पीसी कल्चर। मत्स्य पालन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। तो जीवन की वह अवधि जब शरीर प्रजनन परिपक्वता की ओर ले जाने वाले परिवर्तनों से गुजरता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है वो हम लोग यहाँ पे किशोरावस्था बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। तो निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है। तो महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो अंडाशय जो है वो यहाँ पे प्राथमिक यौन अंग हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 है वह परिघटना जिसके द्वारा मादा युग्मक कुछ जीवों जैसे मधुमक्खियों, छिपकलियों तथा पक्षियों में निषेचन के बिना नए जीवों के निर्माण के लिए विकसित होता है क्या कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका पार्थेनोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। तो एक ऐसे जीव की पहचान कीजिए जो समेकांतरण मेटाजेनेसिस प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ओबेलिया। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। तो गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं। तो गर्भनाल में जो है वो आपके 2 धमनियां होती है। तो गर्भनाल जिसे अम्बिलिकल कोड एक नली होती है जो गर्भावस्था के दौरान माँ को उसके गर्भ में पल रहे बच्चे से जोड़ती है। इसमें आमतौर पर 2 धमनियां होती है।
नाभि धमनियां और एक सिरा नाभि सिरा होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। तो कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कायांतरण। जी हाँ, कायांतरण ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो निम्नलिखित में से कौन सा जरायुज जंतु का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षी जो है वो जरायुज जंतु का एक उदाहरण नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं जरायुज जो जंतु संतान को जन्म देते हैं तथा उनमें निषेचन और भ्रूण का विकास दोनों मादा प्रजनन प्रणाली के अंदर होता है, उसे कहते हैं। उदाहरण के लिए डॉल्फिन, व्हेल, मानव, बिल्ली, हाथी, कुत्ते, गाय। अंडप्रजक वे जंतु जो अंडे देते हैं जो या तो निषेचित या अनिषेचित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पक्षी, छिपकली, मेंढक, मुर्गियां, घड़ियाल, सांप, मगरमच्छ, मछलियां आदि। तो इन सभी को आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के, देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग टोटल 50, जी हाँ टोटल 50 MCQ यहाँ पे हम लोग किए हैं। जैसा कि दोस्तों आपको हम बता चुके हैं कि इससे बाहर यहाँ पे कुछ नहीं पूछेगा आपको। तो इस चैप्टर के लिए आप ये वीडियो देख लें और आने वाले चैप्टर जो बायोलॉजी में अभी आ रहे हैं इनको आप बहुत अच्छे से करें, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और कैसा लगा वीडियो दोस्तों जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें वीडियो को और आप हमसे जुड़े रहे, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है रेलवे के एग्जामों के लिए। तो चलिए हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।